अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम हैव फोर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड डेटा। ये चार हिस्से हैं कंप्यूटर सिस्टम की। अगर इसको हम डिटेल से देखें तो हार्डवेयर फर्दर हमने कैटेगराइज की है प्रोसेसिंग डिवाइसेस में, मेमोरी डिवाइसेस में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस में कौन सी हार्डवेयर है? एक सीपीयू है मेन जो हार्डवेयर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर मेमोरी डिवाइसेस में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी और कैश मेमोरी। ये मेमोरी डिवाइसेस में हार्डवेयर शामिल है। इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस है और आउटपुट डिवाइसेस। फिर स्टोरेज डिवाइसेस जो हार्डवेयर है वो है मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फिज़िकल स्टोरेज। इसके बाद इसी लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। फिर सॉफ्टवेयर जो है वो भी हमने कैटेगराइज की है। जो मेन कैटेगरीज है इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर फर्दर इसको हमने कैटेगराइज की है ऑपरेटिंग सिस्टम में, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स। इसके बाद हम डेटा पे आएंगे और फिर यूज़र। तो हमारा ये लेक्चर इसी टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल होगा और इस एक एक हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को फिर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हार्डवेयर के ऊपर आते हैं। हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड। हार्डवेयर कौन सी कंपोनेंट है? फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल से क्या मतलब है कि जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसकी मास होती है, जिसकी वॉल्यूम होती है, जिसकी वेट होती है। ठीक है, तो ऐसी कंपोनेंट्स को या ऐसी डिवाइसेस को क्या कहते हैं? फिजिकल डिवाइसेस। तो हार्डवेयर वो डिवाइसेस है जो फिजिकल है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डेट कैन बी टच, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो है वो हार्डवेयर है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, ये मॉनिटर है 1 नंबर। हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव हम पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क वगैरह। रैम और कीबोर्ड, माउस, ये हमारे पास है हार्डवेयर। हार्डवेयर इनसाइड द सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड इंटरनल हार्डवेयर, while outside the system unit is called external hardware. सिस्टम यूनिट के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं उसको इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं और सिस्टम यूनिट की बाहर जो हार्डवेयर है वो एक्सटर्नल हार्डवेयर है। ये हमारे पास है सिस्टम यूनिट, जिसको मार्केट में अक्सर लोग कहते हैं सीपीयू। हालांकि ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू इसके अंदर एक चिप है वो लगा होता है, उसको सीपीयू कहते हैं और इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। तो इस सिस्टम यूनिट के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल सीपीयू, रैम वगैरह, वो है इंटरनल हार्डवेयर। और इस सिस्टम यूनिट के बाहर आप जो हार्डवेयर देख रहे हैं, ये मॉनिटर है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस, प्रिंटर, ये हमारे पास है एक्सटर्नल हार्डवेयर। हार्डवेयर वर कैटेगराइज्ड एज प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस।
ये इसलिए हम कैटेगराइज करते हैं ताकि वो हार्डवेयर जो सिमिलर फंक्शन, जिसकी फंक्शनलिटी सेम हो, तो उसको एक कैटेगरीज में डाल लें, जिसकी फंक्शनलिटी डिफरेंट हो उसको दूसरी कैटेगरी में डाल लें। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस है या वो हार्डवेयर है जो डेटा प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रोसेसिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में रखा गया है। फिर मेमोरी डिवाइसेस को मेमोरी की कैटेगरी में रखा गया है, और इनपुट आउटपुट को इस कैटेगरी में, और स्टोरेज को स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी में रखा गया है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के ऊपर आते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या चीज़ है, कौन सी हार्डवेयर है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्रोसेस डेटा or instructions and control all the activities of computer systems। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या काम करता है? इनके दो काम हैं। एक ये है कि डेटा को प्रोसेस करना, और दूसरा कंप्यूटर को कंट्रोल करना। जितने भी कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करना, ये किस डिवाइसेस का काम है या किस हार्डवेयर का काम है, ये है प्रोसेसिंग डिवाइसेस का। तो ये दो काम करते हैं, एक डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है, और दूसरा कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। डेटा या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम बाद में आएंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या चीज़ है, या हम इसको कहते हैं कि कमांड्स। जो कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं वो कमांड्स इस प्रोसेसिंग डिवाइसेस में प्रोसेस होते हैं। मेन प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर CPU एंड GPU। हमारे पास जो मेन हार्डवेयर है प्रोसेसिंग डिवाइसेस में वो है CPU एंड GPU। CPU क्या मतलब है इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये चूँकि मेन प्रोसेसिंग यूनिट है इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। It is primary processor and is called brain of computer। ये प्राइमरी प्रोसेसर है। प्राइमरी का यहाँ मतलब ये है कि बेसिक होगा, कंप्यूटर में बेसिक यूनिट होगा। अगर ये कंप्यूटर में मौजूद नहीं होगा तो वो कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि CPU का कंप्यूटर में लाजिमी है कि वो लगाया गया हो। अगर किसी कंप्यूटर में CPU नहीं है तो वो कंप्यूटर ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी प्रोसेसर, कि ये लाजिमन होगा कंप्यूटर में, इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा। और इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की ब्रेन है। जिस तरह इंसान की ब्रेन वो सारी इंसान की एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, और इसी तरह डेटा भी प्रोसेस होता है ब्रेन में। तो इसकी मुशाबियत से अगर हम ये ले रहे कंप्यूटर की CPU, तो CPU भी यही काम करता है, प्रोसेसिंग करता है, डेटा प्रोसेसिंग, और साथ में पूरी कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल करता है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फिर दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस है GPU। तो C की जगह G लगा है, तो यहाँ पे सेंट्रल था, यहाँ पे G ग्राफिकल है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट क्या चीज़ है? इट इज़ सेकेंडरी प्रोसेसर। इसको हम सेकेंडरी प्रोसेसर कहते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसर इसलिए कहा जाता है कि अगर CPU मौजूद है और GPU नहीं है तो फिर भी कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है और एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। लेकिन ये इसका क्या काम है? इसका काम है डेट एनहेंस द फंक्शन ऑफ CPU। CPU का जो काम है उसको एनहेंस करता है, आसान करता है। CPU डेटा प्रोसेसिंग करता है, लेकिन इसको
आसानी से प्रोसेस करने के लिए हम जीपीयू भी लगाते हैं कंप्यूटर्स में। तो इसका मेन काम है एट रेंडर द डिस्प्ले इमेजेस टू मॉनिटर। मॉनिटर के ऊपर ये जितने भी ग्राफिक्स से रिलेटेड डेटा है ये इसकी प्रोसेसिंग जीपीयू करती है। ठीक है, ये इमेजेस जो आते हैं रेंडर मीन लेके आना, ये इमेजेस यहाँ पे शो होते हैं इस जीपीयू की वजह से। जो ज़्यादातर ग्राफिक डेटा होता है, फॉर एग्जांपल हेवी गेम्स, ग्राफिकल गेम्स, वो जीपीयू के बगैर रन नहीं हो सकते। या ग्राफिक कोई सॉफ्टवेयर हो, फॉर एग्जांपल एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, अगर ऐसे सॉफ्टवेयर में आपने डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, वो चूँकि ग्राफिक्स से रिलेटेड है, तो वो डेटा, इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जीपीयूज़ की ज़रूरत होती है। वो हम अगर सीपीयू भी कर ले तो प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत कम होगी, लेकिन अगर जीपीयू लगी होगी इसमें तो फिर आसानी से वो डेटा प्रोसेस होगा। तो सीपीयू बाकी डेटा प्रोसेस करता है और जीपीयू इसके साथ हेल्प आउट करता है ग्राफिक डेटा प्रोसेसिंग में। तो हमारे पास जो चिप आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है सीपीयू का चिप। ठीक है, तो सीपीयू यहाँ पे ये इनकी बॉटम साइड है और ये टॉप साइड है। अगर ये मेटल इससे रिमूव कर ले तो आपको इस तरह का चिप नज़र आएगा। तो ये लगा होता है मदरबोर्ड में या मेन बोर्ड में लगा होता है, और यहाँ से कंप्यूटर की पूरी एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है इस सीपीयू की थ्रू, और पूरा डेटा भी इसमें प्रोसेस होता है। अब सीपीयू का अगर हम देख ले तो इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ टू मेन पार्ट्स। सीपीयू के दो मेन हिस्से हैं। जिस तरह इंसान की ब्रेन की तीन हिस्से हैं मेन, सेरेब्रम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, तो इसी तरह सीपीयू भी हिस्सों में तकसीम किया गया है। मेन दो हिस्से हैं, एक है सीयू और दूसरा है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू है तो इसकी दो हिस्से हैं, एक है सीयू और दूसरा एएलयू। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, और काम इसका क्या है? कंट्रोलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस लाइक इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर परफॉर्म्ड बाय कंट्रोल यूनिट। जितनी भी ऑपरेशंस है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वो आपको आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती हैं। आप मल्टीमीडिया लगाते हैं कंप्यूटर को, कोई और यूएसबी वगैरह कनेक्ट करते हैं या कोई और चीज़ कनेक्ट करते हैं, इसकी कंट्रोलिंग सब जो है वो कंट्रोल यूनिट का काम है। इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी ऑपरेशंस होती है इसकी स्टेप बाय स्टेप केयर करती है, ख्याल रखती है। बहुत सारे ऑपरेशंस या प्रोसेसिंग कंप्यूटर में एक ही टाइम पे रन होते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप चलाने के लिए कंट्रोल यूनिट जो है वो है कि वो इसको कंट्रोल करे, उसको इसकी केयर करे। ऐसा ना हो कि एक प्रोसेसिंग हो रही है और उसको स्टॉप करके कोई और प्रोसेसिंग शुरू हो गई। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का काम है कि जितनी भी प्रोसेसिंग या ऑपरेशंस हो रही है कंप्यूटर के अंदर उसकी ख्याल रखे। फिर दूसरा हिस्सा इसकी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
आर्थमेटिक जो है वो निकला है मैथमेटिक्स से, और लॉजिकल ऑपरेशन से। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कौन से काम होते हैं? इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक functions like addition, subtraction, multiplication, division. Arithmetic functions इसमें होते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब कंप्यूटर भी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन ये सारे ऑपरेशंस करते हैं। तो ये कौन सी जगह पे ये ऑपरेशन परफॉर्म्स होते हैं? ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। एंड आल्सो लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। और इसमें लॉजिकल ऑपरेशन भी प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेटर, लेस, इक्वल, नॉट ग्रेटर देन वगैरह। ये इस तरह के ऑपरेशंस को हम लॉजिकल ऑपरेशन, या एंड गेट आप लोगों ने सुना होगा, एंड, आर, नॉट, ये भी है लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में प्रोसेस होते हैं। इनसाइड सीपीयू द डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन प्रोसेसर रजिस्टर्स फॉर क्विक प्रोसेसिंग। अब सीपीयू के अंदर डेटा को प्रोसेस करने के लिए रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ पे डेटा स्टोर हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर होते हैं रजिस्टर्स, और अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 3, तो ये 2 जब सीपीयू में आ जाता है तो यहाँ पे एक जगह पे स्टोर होते हैं। इस जगह को हम कहते हैं प्रोसेसर रजिस्टर्स। जिस तरह हम रजिस्टर्स होते हैं इसमें हम लिखाई करते हैं और डेटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोई स्टोरेज लोकेशन की ज़रूरत होती है। तो वो स्टोरेज लोकेशंस जो है प्रोसेसर के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रोसेसर रजिस्टर्स। फिर इसी तरह 3 यहाँ पे रजिस्टर में स्टोर होगा और इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ऐड करके आपको रिज़ल्ट जो है वो वापस आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिल जाएगा। तो सीपीयू के अंदर डेटा या इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर होते हैं प्रोसेसर रजिस्टर में। किस लिए? फॉर क्विक प्रोसेसिंग, ताकि प्रोसेसिंग क्विक हो। बाद में हम पढ़ेंगे जब हम रैम पे जाएंगे तो असल में डेटा रैम में स्टोर होते हैं और रैम से फिर प्रोसेसर में डेटा आ जाती है और प्रोसेसर इसको प्रोसेस करके आउटपुट शो करती है। अगर यहाँ पे रजिस्टर ना होते तो रैम से यहाँ पे डेटा लाने में टाइम लगता होगा, तो फिर प्रोसेसिंग स्पीड कम होती कंप्यूटर की। तो इसलिए प्रोसेसर के अंदर जो है रजिस्टर लगे होते हैं ताकि ये डेटा जल्दी प्रोसेस हो जाए। फिर हार्डवेयर में मेमोरी डिवाइसेस है। फिजिकल डिवाइसेस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पररी और परमानेंटली। ये भी फिजिकल डिवाइसेस है। आपने हार्डवेयर पढ़ा, तो हार्डवेयर क्या चीज़ है? फिजिकल कंपोनेंट्स। तो हार्डवेयर में मेमोरी डिवाइसेस शामिल है। तो फिजिकल डिवाइसेस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पररी और परमानेंटली। इंफॉर्मेशन को टेम्पररी या परमानेंट स्टोर करने के लिए हम मेमोरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं।
टू मेन टाइप्स, इसकी दो मेन टाइप्स है, रैम और रोम। रैम क्या चीज़ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं या इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से क्या मतलब है? जिस तरह प्राइमरी प्रोसेसर था इसी तरह ये प्राइमरी मेमोरी है कि ये भी कंप्यूटर में लाजमी है कि ये लगा हो, प्राइमरी मेमोरी रैम। इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर हम आते हैं कि इसको रीड राइट मेमोरी क्यों कहा जाता है। एट स्टोर ओपन प्रोग्राम्स एंड डेटा टेम्पररी। जो प्रोग्राम हम ओपन करते हैं, जो डेटा हम ओपन करते हैं, वो आके रैम में स्टोर होती है, लेकिन ये आर्जी तौर पर टेम्पररी स्टोर होती है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेम्पररी और वोलेटाइल मेमोरी। तो इसको टेम्पररी या वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी वही होती है जो जिसके ऊपर डेटा कुछ वक्त के लिए स्टोर हो, और कुछ वक्त वो कि जब तक इसको करंट हम प्रोवाइड करें ये डेटा स्टोर इसमें स्टोर होगा, लेकिन जब इससे करंट या वोल्टेज इससे रिमूव हो जाए तो इसमें जितना भी डेटा है वो लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं टेम्पररी या वोलेटाइल मेमोरी। एट रिक्वायर्ड पावर टू होल्ड डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए इसको पावर की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर ट्रांजिस्टर से या कैपेसिटर से बने होते हैं। तो आप लोगों ने कैपेसिटर्स देखा होगा। कैपेसिटर्स क्या काम करता है? चार्ज स्टोर करता है। तो जब इसको करंट हो तो चार्ज इसमें स्टोर होता है, जब करंट रिमूव हो जाता है कैपेसिटर से तो चार्ज वो डिस्चार्ज होता है। मोर रैम मेक्स अ कंप्यूटर फास्टर। जितना आप रैम बढ़ाते जाए तो इतना कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम आते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हम बाद में पढ़ेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस में ही आता है हार्ड डिस्क। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे ये परमानेंट स्टोर होते हैं। जब कोई प्रोग्राम या डेटा हम ओपन करते हैं या रन करते हैं तो वो लोड होती है वो डेटा रैम में या आती है रैम में। इसके बाद वो डेटा या वो प्रोग्राम सीपीयू में या प्रोसेसर में प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा टेम्पररी स्टोर होती है रैम में, फिर इसके बाद वो सीपीयू में चली जाती है। तो फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है वो मेरे पास है 1 GB या इसको 2 GB कर ले, और वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, और मेरे पास रैम है 1 GB, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं ओपन करता हूँ तो ये प्रोग्राम रैम पे आ जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम 2 GB है और रैम मेरे पास 1 GB है। तो आगे प्रोसेसर को यहाँ से डेटा जाएगा, लेकिन 1 GB यहाँ पे सिर्फ आ सकता है। तो प्रोसेसर को जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो रैम से वो रिक्वेस्ट करते हैं और रैम उसको वो डेटा सेंड करता है। लेकिन यहाँ पे तो 1 GB डेटा पड़ा है, बाकी 1 GB हार्ड डिस्क पे है।
तो क्या होता है कि जब ये 1 GB डेटा रन होता है तो बाकी 1 GB डेटा यहाँ पर आ जाती है और फिर इसको CPU रन करता है। तो यहाँ डेटा मूव करने में, रैम में आने में, फिर प्रोसेसर को जाने में बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको 4 GB कर ले रैम को, तो ये 2 GB पूरा डेटा यहाँ पे एक ही मर्तबा आके यहाँ स्टोर होगा और आसानी से आगे CPU में ट्रांसफ़र होगा, वहाँ पे प्रोसेस होगा। और इसके साथ कोई और 1 GB का प्रोग्राम है वो भी आप ओपन कर ले। तो जितना भी रैम आप बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा डेटा स्टोर करेगा, तो आगे ज़्यादा डेटा प्रोसेस होगा। प्रोसेसर तो वैसे भी प्रोसेसिंग में लगा होता है, तो जितना भी ज़्यादा स्टोरेज होगा तो ज़्यादा डेटा स्टोर होगा और ज़्यादा डेटा प्रोसेस होगा। अगर स्टोरेज कम होगा रैम का तो यहाँ पे कम डेटा स्टोर होगा, आगे प्रोसेसर को कम डेटा जाएगा, तो प्रोसेसिंग स्पीड कम होगा। ठीक है, तो यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है ये हुआ कि मोर रैम मेक्स अ कंप्यूटर फास्टर। जितना आप रैम बढ़ाएंगे कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी। डेटा इन रैम हैज़ एन एड्रेस। अब रैम के अंदर जो डेटा पड़ा होता है वो बाइनरी नंबर में पड़ा होता है। ये रैम है, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर इस तरह है। तो डेटा इन रैम हैज़ एन एड्रेस। अब रैम के अंदर जो डेटा पड़ा होता है बाइनरी नंबर्स में 0101 के फॉर्म में, तो हर एक लोकेशन की अपनी एड्रेस होती है। ये 0 लोकेशन है, ये 1 लोकेशन, ये 2 लोकेशन, ये 3 लोकेशन। CPU रीड डेटा फ्रॉम रैम यूजेस द एड्रेस नेम। CPU यहाँ रैम से डेटा जो रीड करता है तो वो इस तरह नहीं होता कि ये वाला डेटा मुझे चाहिए। CPU इस तरह नहीं करता, बल्कि एड्रेस के थ्रू ये डेटा रीड करता है, एड्रेस सेंड करता है। CPU फॉर एग्जांपल अगर 3 नंबर एड्रेस का डेटा उसको चाहिए तो वो रैम को 3 एड्रेस सेंड करता है, कि 3 रिक्वेस्ट करता है 3rd एड्रेस की डेटा की। CPU can read data from any location which is called random access। CPU किसी भी जगह से डेटा एक्सेस करता है, किसी भी लोकेशन से डेटा रैम से एक्सेस कर सकता है, तो इसलिए इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस। रैंडमली किसी भी जगह से डेटा एक्सेस करता है, तो इसलिए इस रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहती है। रैंडम एक्सेस के रैंडमली किसी भी जगह से CPU डेटा एक्सेस कर सकता है रैम से। तो ये हमारे पास रैम है और इसके अंदर आप जो ब्लैक चिप देख रहे हैं इसके अंदर डेटा स्टोर होती है। बाकी सर्किट है, ये वाला सर्किट है जो आपको गोल्डन नज़र आ रही है, वायर्स वगैरह है। ठीक है, अब इसको रीड राइट मेमोरी क्यों कहा जाता है? रीड राइट इसलिए कहा जाता है कि इसमें इससे डेटा रीड भी होती है और राइट भी होती है। रीड का मतलब है डेटा एक्सेस करना, राइट का मतलब है डेटा स्टोर करना। किसी मेमोरी में डेटा स्टोरिंग को कहते हैं राइट, और इससे डेटा एक्सेस करने को कहते हैं या डेटा उससे लेने को कहते हैं रीड। तो इसलिए इसमें डेटा स्टोर भी होती है और डेटा रीड भी होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं रीड राइट मेमोरी। मेमोरी डिवाइस में सेकंड है रोम, तो इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी।
It store data permanently and is called permanent or non-volatile memory. ये डेटा परमानेंट स्टोर करती है और इसको परमानेंट या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहती है। रैम के अपोजिट चीज़ है, वहाँ टेम्पररी डेटा स्टोर होती थी, यहाँ परमानेंट। वो वोलेटाइल मेमोरी है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसकी बेसिक काम क्या है? रोम स्टोर्स an initial program called the bootstrap loader or BIOS, Basic Input Output Systems। इसकी काम ये है कि ये इसमें एक इनिशियल प्रोग्राम स्टोर होती है जिसको कहते हैं बूटस्ट्रैप लोडर या बायोस, जिसका काम क्या होता है? हुज फंक्शन इज टू स्टार्ट द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वंस द पावर इज टर्न ऑन। इसकी बुनियादी काम क्या है कि जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं कंप्यूटर की, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम रन होता है वो है बूटस्ट्रैप लोडर। कंप्यूटर के ऑपरेशन सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं, बूटस्ट्रैप लोडर। ठीक है, जब कंप्यूटर में विंडो न हो, आप कंप्यूटर ऑन करते, कंप्यूटर ऑन हो जाता है, आप सेटअप में चले जाते हैं, ये है बायोस सेटअप जो होते हैं। तो फिर भी कंप्यूटर ऑन होता है, तो कंप्यूटर जो ऑन करता है ये कौन सा सॉफ्टवेयर ऑन करता है? ये बूटस्ट्रैप लोडर बायोस करता है। और ये बायोस और बूटस्ट्रैप लोडर रोम में पड़ा होता है, इस रोम हार्डवेयर में। वंस द डेटा हैज़ बीन रिटन ऑन टू अ रोम चिप, जब रोम चिप की अंदर एक दफ़ा डेटा राइट हो जाए, स्टोर हो जाए, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, तो उससे ये डेटा रिमूव नहीं होती। एंड कैन ओनली बी रीड, बस सिर्फ आप लोग इसे रीड कर सकते हैं, मतलब सीपीयू इससे डेटा सिर्फ रीड कर सकता है। तो ये हमारे पास है रैम का चिप और ये रोम है। ठीक है, ये इतना छोटा सा चिप होता है। ये कंपनी जो है, जो कंपनी की, जिस कंपनी ने कंप्यूटर बनाया होता है, तो वो कंपनी इसके अंदर ये बूटस्ट्रैप लोडर या बायोस जो सॉफ्टवेयर है वो राइट करते हैं। जब एक दफ़ा वो राइट करते हैं तो ये फिर वो सॉफ्टवेयर आप लोग इससे रिमूव नहीं कर सकते, न इसके अंदर आप और मज़ीद डेटा राइट कर सकते हैं, बल्कि इससे सिर्फ ये डेटा रीड होती है, सिर्फ रीड होती है। इसलिए इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद है आउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या काम करता है? अलाउ द यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन जो है हम करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। सीपीयू, रैम, इनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है इस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती है? कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूज़र थ्रू इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर यूज़र्स से डेटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एक्सेप्ट करता है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। अब डेटा कंप्यूटर को हम देते हैं तो डेटा के मुख्तलिफ अशकाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो के शक्ल में, तो वीडियो के शक्ल में कंप्यूटर को जब हम डेटा देते हैं तो इसके लिए हम डिजिटल कैमरा इस्तेमाल करते हैं, इनपुट डिवाइस। इसी तरह आवाज़ के शक्ल में कंप्यूटर को हम डेटा इनपुट करते हैं तो इसके लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है? माइक्रोफोन, माइक, ये इस्तेमाल करते हैं। बाकी
टेक्स्ट, पिक्चर्स और इसके शक्ल में हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट करते हैं। तो इसके लिए बाकी जितनी भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, गेमिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं जॉयस्टिक, लाइट पिन या डिजिटल पिन इसको कहते हैं, जिस तरह नोट 8 और नोट 9 के साथ पिन आते हैं, इसके थ्रू हम टच करते हैं, स्क्रीन को इनपुट दे देते हैं। टच पैड लैपटॉप में जो लगा होता है माउस के लिए, इसी तरह स्कैनर, डॉक्यूमेंट आप लोग स्कैन करते हैं इसके थ्रू, तो वो कंप्यूटर में चले जाते हैं। आजकल मोबाइल में भी कैमरा के थ्रू आप स्कैन कर सकते हैं। ट्रैक बॉल ये भी माउस की तरह होता है। तो ये हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट करते हैं या कंप्यूटर हमसे डेटा एक्सेप्ट करते हैं। फिर आउटपुट डिवाइसेस है, तो कंप्यूटर कन्वेज इंफॉर्मेशन टू यूज़र थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इनपुट के थ्रू हम डेटा देते हैं, कंप्यूटर आउटपुट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू रिसीव करते हैं। तो फिर इसी तरह अगर आप देख लें ऑडियो की शक्ल में देख लें, तो इंफॉर्मेशन ऑडियो की शक्ल में किस चीज़ से हमें मिलती है? स्पीकर से, ठीक है। फिर बाकी टेक्स्ट और ऑडियो वीडियो की शक्ल में, पिक्चर की शक्ल में ये मॉनिटर्स इस्तेमाल होते हैं, मॉनिटर, एलसीडीज़, इसी तरह प्रिंटर्स है, ठीक है, और प्लाटर्स ये प्रिंटर से बड़ा होता है, फ्लेक्सेस वगैरह के लिए प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स ये भी आउटपुट डिवाइसेस में शामिल है। इसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस। हार्डवेयर में फोर्थ कैटेगरी है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का क्या काम है? होल्ड डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। होल्ड्स डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज़ के लिए हमें अगर डेटा स्टोर करना है या इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स, तो हमें स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर रैम में हम डेटा को ले लें तो वो टेम्पररी है। जब आप कंप्यूटर से पावर अप करते हैं तो रैम से डेटा ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्टोरेज डिवाइसेस में अगर हम डेटा स्टोर करें और पावर रिमूव कर लें तो फिर भी वहाँ पे ये डेटा पड़ा रहेगा। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर कैन स्टोर hundreds or millions of customer names and addresses। अगर हम किसी सुपर स्टोर में चले जाएं या किसी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए, फॉर एग्जांपल बैंक में चले जाए, तो वहाँ पे हज़ारों और लाखों की कस्टमर्स का नेम, एड्रेसेस, सारा डेटा वहाँ पे पड़ा होता है। तो वो कौन सी डिवाइसेस में पड़ा होता है? स्टोरेज डिवाइसेस में। स्टोरेज होल्ड्स दीज आइटम्स परमानेंटली। स्टोरेज ये चीज़ें परमानेंटली स्टोर करता है। इसकी दो मेन कैटेगरीज है, एक को हम कहते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज और दूसरी को हम ऑप्टिकल स्टोरेज। इसी तरह इसमें एक और भी है फिज़िकल स्टोरेज, यहाँ पे शामिल नहीं है फिज़िकल स्टोरेज, तो इस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज है, तो
मैग्नेटिक स्टोरेज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को एक्सेस करने के लिए मैग्नेट इस्तेमाल करती है। यूज़ अ मैग्नेट टू एक्सेस डेटा, डेटा एक्सेसिंग के लिए मैग्नेट इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, ये सबसे सस्ती चीज़ है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। रैम जो है वो थोड़ा सा महंगा होता है, या रोम की अगर हम बात करें वो भी महंगा होता है, लेकिन मैग्नेटिक स्टोरेज वो बहुत हमें सस्ता मिलता है कि हम इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 500 GB हार्ड डिस्क या ये मैग्नेटिक स्टोरेज हार्ड डिस्क, तो इसको हम लेते हैं तो इसकी प्राइस अगर हम देख लें पाकिस्तान में तो तकरीबन 2500 या 3000 का होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ 8 GB का रैम देख ले तो इसका प्राइस होगा तकरीबन 5-6 हज़ार। तो एक तरफ 500 GB है और एक दूसरा तरफ 8 GB, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें सस्ता मिलता है कि हम इसमें ज़्यादा अमाउंट और डेटा स्टोर कर लें। लेकिन अगर स्पीड की हम बात कर लें रैम और हार्ड डिस्क की, तो रैम से डेटा तेज़ी से एक्सेस होती है, वो फास्ट मेमोरी है। और ये जो स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, इससे डेटा जल्दी एक्सेस नहीं होती, ये स्लो मेमोरी है। तो जितनी भी मेमोरी की स्पीड बढ़ेगा इसी के साथ इसकी प्राइस भी बढ़ता जाएगा। एंड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मैग्नेटिक टैप्स, और ये किस चीज़ पे बनाई गई है, मैग्नेटिक टैप्स है, या इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं मैग्नेटिक टैप। ये हमारे पास है मैग्नेटिक टैप कैसेट जो हम इसको कहते थे। तो इसकी ये एक बेल्ट होती थी टैप, इसके ऊपर मैग्नेट चढ़ाव होता है तो इसलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक टैप। और ये जब हम टेप रिकॉर्डर में इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक मैग्नेट लगा होता है टेप रिकॉर्डर में, इसके ऊपर ये टैप मोशन करती है और इससे डेटा एक्सेस होती है, इसलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। इस तरह फ्लॉपी डिस्क है, ये अभी मार्केट में नहीं है, पुराने दौर में ये फ्लॉपी डिस्क होते थे, इसकी अंदर भी एक टैप सा लगा होता था और इसके ऊपर मैग्नेट चढ़ा होता था। तो ये तकरीबन 5 MB और इतनी इसकी स्पेस थी, ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर नहीं होता था। और हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क जो है वो भी आजकल है, ये हार्ड डिस्क है, इसके ऊपर ये कवर रिमूव करें तो ये इसके अंदर इस तरह प्लेट्स नज़र आएंगे आप लोगों को, और इसके ऊपर ये एक नीडल सा होता है और ये स्पेंडल इसको कहते हैं, इससे ये रोटेट होती है। तो काफ़ी सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हार्ड डिस्क में 5 प्लेट्स होते हैं, कुछ में 10 होते हैं, कुछ में 15 होते हैं, तो मुख्तलिफ प्लेट्स होते हैं इसके अंदर। और हर एक प्लेट्स की ऊपर ये नीडल सा लगा होता है, डेटा इसी के थ्रू एक्सेस होती है यहाँ पे। तो इस एक प्लेट को अगर हम देख लें तो ये प्लेट, हर एक प्लेट जो है इसकी अंदर इस तरह ट्रैक्स होते हैं, इसको कहते हैं ट्रैक्स। फिर इस हर एक ट्रैक को जो है वो डिवाइड करते हैं सेक्टर्स में, सेक्टर्स।
अक्सर हम कहते हैं कि हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर्स हैं, तो इस वजह से कि वहाँ पे फिर कुछ स्टोर नहीं होगा। तो जितने भी प्रोग्राम्स और डेटा है वो यहाँ पे इस सेक्टर्स में स्टोर होते हैं। तो जो भी जिस सेक्टर्स में डेटा पड़ा होता है और इसको हमने ओपन करना है, तो ये नीडल वहाँ जाके उसी सेक्टर के ऊपर रुक जाती है और डेटा वहाँ से रीड करती है। तो ये हमारे पास है हार्ड डिस्क जो स्टोरेज डिवाइसेस में आती है। फिर इसके बाद है ऑप्टिकल स्टोरेज। तो ऑप्टिकल निकला है लाइट से, ऑप्टिकल फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। तो ऑप्टिकल स्टोरेज इसको क्यों कहते हैं? यूज़ अ लेज़र टू एक्सेस डेटा। डेटा को एक्सेस करने के लिए ये लेज़र इस्तेमाल करते हैं, लेज़र लाइट इस्तेमाल करते हैं, इस वजह इसको कहते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। Optical storage is any storage type in which data is written and read with a laser. लेज़र लाइट के थ्रू डेटा रीड राइट होती है, इसी वजह से इसको कहते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। Typically data is written to optical media such as compact disc and digital video disc. डेटा ऑप्टिकल मीडिया में रिटन होती है, तो इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है? कंपैक्ट डिस्क है CD और डिजिटल वीडियो डिस्क DVD। फिर इसके बाद आती है फिजिकल स्टोरेज। तो फिजिकल स्टोरेज में हमारे पास है SSD, एग्जांपल इसकी है SSD सॉलिड स्टेट डिस्क। इसी तरह USB यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका अपना नाम है फ्लैश ड्राइव। तो ये भी है फिजिकल स्टोरेज। इसी तरह SD कार्ड और मेमोरी कार्ड, ये हमारे पास एग्जांपल्स है फिजिकल स्टोरेज। तो इसमें फिजिकल स्विचेस के थ्रू डेटा स्टोर होती है, इसलिए इसको कहते हैं फिजिकल स्टोरेज। और ये हमारे पास है मदरबोर्ड या मेन बोर्ड, जिसके अंदर मुख्तलिफ हार्डवेयर लगे होते हैं। ये CPU का जगह है, यहाँ पे रैम लगा होता है, यहाँ पे बाकी एक्सेलरेटेड ग्राफिक कार्ड और साउंड कार्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। ये यहाँ पे AGP यहाँ पे लगाते हैं, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, और यहाँ पे मुख्तलिफ कार्ड होते हैं वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको बस आप लोगों ने जस्ट देखना है कि रैम कहाँ पे लगा होता है और CPU कहाँ पे होती है। बाकी हम प्रैक्टिकल इस मेन बोर्ड को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जितना भी हार्डवेयर है कंप्यूटर से रिलेटेड, इसकी मेन कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर ली।